हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का पहला चैप्टर का एक नया टॉपिक रेस्पिरेशन। इससे पहले वाली क्लास में हमने न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था और आज हम रेस्पिरेशन जो एक नया टॉपिक है ये हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेसेस के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक जो है रेस्पिरेशन। इसके पिछले वाले टॉपिक में हमने न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था और न्यूट्रिशन में किस तरह की जो काम होती है वो सब हमने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशंस के ऊपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले एक एक्टिविटी के माध्यम से बताया गया है। तो देखिए बच्चों, एक्टिविटी जो होता है एनसीईआरटी बुक में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो कभी भी एक्टिविटी को आप स्किप मत कीजिएगा। एक्टिविटी का मतलब होता है कि एनसीईआरटी वालों ने आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस करवाने के लिए एक्टिविटी देते हैं, ताकि आप डे टू डे लाइफ में इसको लिंक कर सको। आपकी जो क्लासरूम स्टडीज़ को आप एनवायरनमेंट में बदल दो। आपके जो डे टू डे एक्टिविटी के साथ में लिंकेज करके आपको समझाया जाता है। तो कभी भी आप एक्टिविटी को आप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे पहला एक्टिविटी में बताया गया है यहाँ पर हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले दो एक्टिविटी को समझेंगे। एक है एक्टिविटी 6.4 और एक है एक्टिविटी 6.5। तो एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपको दो टेस्ट ट्यूब लेना है। क्या करना है? दो टेस्ट ट्यूब लेना है और एक टेस्ट ट्यूब में आपको एयर ब्लो करवाना है आपके मुंह से, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको एयर ब्लो करवाना है एक पिचकारी के हेल्प से। पर हम टेस्ट ट्यूब में रखेंगे क्या? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है आपको कि ये एक टेस्ट ट्यूब है और ये एक टेस्ट ट्यूब है। अच्छे से समझिए बच्चों, ठीक है? दोनों टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में इसमें हम क्या लेंगे, थोड़ा सा देखिए, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। यहाँ पर देखिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, आप जो चूना का पानी होता है वो आप प्रिपेयर करिए और दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। सेकंड काम क्या होगा आपका, यहाँ पर ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। तो आप जो चूना पानी, अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड चूना पानी जो लाइम वाटर लिए हैं, वो लाइम वाटर में आप क्या डालेंगे, एयर डालेंगे। कैसे? माउथ के सहारे से, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरे जो टेस्ट ट्यूब में उसमें फिर आप थोड़ा सा देखिए कि कैसे हो रहा है, एक्टिविटी को समझिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द वाटर टू टर्न मिल्की। वाटर जो मिल्क उसमें मिल्की होने के लिए कितना टाइम लग रहा वो आप वहाँ पर नोट कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद आप कीजिए, यूज ए सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने जो पानी लाइम वाटर लिया था उसमें भी आप क्या करिए, आप आपकी एयर ब्लो कीजिए। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? एक सिरिंज का। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये सिरिंज है बच्चों, देख रहे हैं ना, ये वाला सिरिंज का, पिचकारी जिसे कहते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट एक पाइप के सहारा से हम वहाँ पर एयर ब्लो कर रहे हैं। तो इन दोनों एक्टिविटी में आपको क्या पता चलेगा, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। हाँ, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की एंड व्हाट डज दिस टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर दैट वी ब्रीथ आउट। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया। सबसे पहले एक बार और बताता हूँ। दो आपने टेस्ट ट्यूब लिया, यहाँ पर देखिए ये दो टेस्ट ट्यूब लिया, यहाँ पर आपने लाइम वाटर लिया हुआ है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लाइम वाटर का CaOH2। ओके, तो ये होता है आपका लाइम वाटर का फॉर्मूला। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पर आपको हम बता रहे थे कि इसमें हम क्या कर रहे थे, स्ट्रॉ से या कोई पाइप से हम एयर को ब्लो कर रहे थे और यहाँ पर पिचकारी से ब्लो कर रहे थे। तो इन दोनों में अंतर क्या आएगा, आपको पता है कि लाइम वाटर को मिल्की होने के लिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। लेकिन यहाँ पर क्या होगा,
जैसे कि ये जो पिचकारी है, पिचकारी से आप अगर एयर को ब्लो करते हैं तो एयर में जितने मात्रा में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड था, और यहाँ पर अगर माउथ से आप ब्लो करते हैं, यहाँ जितने अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड था उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लाइम वाटर कितना मिल्की होता है। तो यहाँ पर पॉइंट करने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि हम जब ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल्ड करते हैं, तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, माने ये जो हम ब्रीथ आउट करते हैं दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम पिचकारी से हम एयर ब्लो करते हैं तो उस समय क्या होता है कि वो जो एटमॉस्फेरिक जो एयर होता है उसके अंदर के ऑक्सीजन जितने होते हैं वो आपके यहाँ पर आते हैं। तो नेचुरली जो हम माउथ से ब्लो कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा आपकी क्या लाइम वाटर मिल्की ज़्यादा होगा, और यहाँ पर जो होगा ये वाले में डायरेक्ट एयर से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम होगा। ठीक है, या स्लो होगा। ये एक्टिविटी का यही मकसद है, मतलब कि व्हेन वी ब्रीथ आउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर और दैट एयर व्हिच कम्स आउट दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि रेस्पिरेशन करते वक्त हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस एक्टिविटी। क्या है इस एक्टिविटी का मकसद? कि हमें यह बताया गया है डे टू डे एक्सपीरियंस के माध्यम से कि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और एक्सहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज और एक्सहेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये इसका हो गया इसका पहला मकसद ये एक्टिविटी का। अच्छा, सेकंड एक्टिविटी को फिर हम आगे बताएंगे आपको इसका यूज क्या है। सेकंड एक्टिविटी क्या है, यहां पर देखिए दूसरी एक्टिविटी है टेक सम फ्रूट जूस और आपकी शुगर सोल्यूशन। आप शुगर सोल्यूशन या फ्रूट जूस दोनों में से कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं, लीजिए। एंड ऐड सम ईस्ट एंड टेक दिस मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब। तो आप ऐसे एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और यहाँ पर आप शुगर सोल्यूशन ले सकते हैं या फिर फ्रूट जूस ले सकते हैं, और यहाँ पर ऐड कर दीजिए आप थोड़ी ईस्ट। ओके, ईस्ट ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा देखिए, टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब and with a one whole cork. So fill the cork with a bent glass tube and dip the free end of the glass tube into the test tube containing the freshly prepared lime water. मतलब कि यहाँ पर क्या करेंगे, आप थोड़े से शुगर सोल्यूशन या फ्रूट जूस ले लिए टेस्ट ट्यूब में, और यहाँ पर फिट कर दीजिए एक आपके ट्यूब जो कि यहाँ पर एयर फिटेड होगा आपकी कॉर्क के माध्यम से, और यहाँ पर फिर जो लाइम वाटर था आपका फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर में ये टेस्ट ट्यूब को पास कराइए। इससे आपको क्या पता चलेगा, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर, क्या चेंज पता पड़ेगा, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक। तो वो जब आप लाइम वाटर में आपकी ट्यूब को पास कराएं तो उसमें क्या होगा आप उसे नोट कीजिए, और कितना समय लग रहा है ये प्रोसेस के लिए वो भी आप देखिए। एंड क्या होगा, नोट इट डाउन द चेंजेस टू, और देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है आप वहाँ पर नोट डाउन कीजिए। तो फाइनली क्या होगा, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट दिस प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर आपको देखिएगा जो टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ पर आपके शुगर सोल्यूशन लिए थे और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लिए थे, और यहाँ का जो आपके टेस्ट ट्यूब पाइप के थ्रू यहाँ से जो एक्टिविटीज़ हो रहे थे वो कुछ जो गैस रिलीज हो रहे थे उसको आपने लाइम वाटर में पास कराया था। तो यहाँ भी आपको पता चलेगा क्या होगा कि यहाँ पर भी ईस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को आगे और हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना आप जान के रखिए कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस ईस्ट के वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, लाइम वाटर टर्न हुआ, मतलब वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, हाँ अगर आपको याद होगा, ये दो एक्टिविटी हमने कर लिए। देखिए ये एक्टिविटी एक आपकी 6.4 एक्टिविटी और एक 6.5 एक्टिविटी, ये दोनों हमने कर लिया। अब हम इसके आगे की बात देखते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ उसको समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम समझने के बाद देखिए बच्चों, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझने के बाद बुक का जो लिखा हुआ है हम उसे करेंगे। देखिए एनसीईआरटी बुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है,
और बहुत मतलब सबसे बेस्ट बुक है कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी बुक एक ऐसा बुक है जो फ्यूचर में आप अगर सर्विस के लिए जाओ, कोई बड़े बड़े एग्ज़ाम के लिए जाओ, जेईई के लिए जाओ, या आपकी नीट के लिए जाओ, या इवन यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अगर जाओगे तो आपको एनसीईआरटी बुक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो आपको 6 to 12 एनसीईआरटी बुक को क्लियर करना पड़ेगा पहले, जब यूपीएससी का आप एग्जाम दोगे तो इस नज़रिए से भी जो हमारे एनसीईआरटी बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसीलिए हम टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन इसमें जो हर लाइन लिखी हुई है, इनफैक्ट जो हर वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बनाते वक्त बहुत चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। और जो प्रीवियस जो उसके बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो इसी के ऊपर होते हैं, इसलिए ये गवर्नमेंट की बुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ समझना है, इसके पहले एक डायग्राम को हम समझते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताया था कि जब हम रेस्पिरेशन के पहले जब न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तो आपको बताया था मैं कि प्रोटीन जो है सिंथेसिस होके बन जाता है एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है ग्लूकोज में, और फैट चेंज हो जाता है आपकी फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। उसके बाद वहाँ से आपको एनर्जी निकालना है। ठीक है, एनर्जी निकालना है। तो जो कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है ग्लूकोज में, वो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, न्यूट्रिशन के वक्त कार्बोहाइड्रेट इज चेंज इनटू ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से एनर्जी निकालने का मेन काम है यही रेस्पिरेशन में। और रेस्पिरेशन बच्चों, अब हम रेस्पिरेशन टॉपिक में आते हैं। रेस्पिरेशन एक चीज़ नहीं है, रेस्पिरेशन में क्या है, आपकी ब्रीदिंग प्लस सेलुलर रिप्रोडक्शन रेस्पिरेशन होता है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, जो हम गैस को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ये हो जाता है हमारा ब्रीदिंग। लेकिन उसके बाद जो ऑक्सीजन अंदर जाता है और उसका जो काम होता है ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसमें से एनर्जी निकालते हैं, तो ये हो जाता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, मतलब कि रेस्पिरेशन दो चीज़ों से मेनली, दो फंक्शंस हैं इसके, एक है ब्रीदिंग और एक है सेलुलर रेस्पिरेशंस। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हुआ। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से हम एनर्जी को निकालते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ करने के लिए देखिए 3 प्रोसेस हैं। क्या यहाँ पर, ये आपकी क्या होगी, ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए C6H12 और O6। ठीक है, तो ये ग्लूकोज एक्चुअली होता क्या है, देखिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, मतलब यहाँ पर 6 कार्बन है, तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। और ये हमारा ग्लूकोज जब कार्बोहाइड्रेट से चेंज हो गया ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज से फिर एनर्जी निकालना है, तो इसे एनर्जी निकालने का 3 प्रोसेस है। टोटल कितने प्रोसेस है यहाँ पर, 3 प्रोसेसेस। ओके, 3 प्रोसेसेस है। क्या क्या 3 प्रोसेसेस है वो हम देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है ये हमारे जो साइटोप्लाज्म, अच्छा किसी बच्चे को अगर साइटोप्लाज्म का मतलब पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पर एक आपकी क्या है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस से बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो जगह है, यहाँ पर आपके फ्लूइड मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, फ्लूइड, इसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहीं पर ये काम होता है, साइटोप्लाज्म में काम होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं हम उसमें क्या, एनर्जी में। तो कैसे, इसके लिए 3 प्रोसेस होता है, और तीनों प्रोसेस में एक चीज़ कॉमन होता है, या हर ऑर्गेनिज्म में एक चीज़ कॉमन होता है, जो कि है ये ग्लूकोज को पायरोवेट में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज को पायरोवेट में कन्वर्ट करना, यहाँ पर देखिए ये वाला है आपकी पायरोवेट, देख रहे हैं ना। और पायरोवेट क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, पायरोवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। सब में एक चीज़ कॉमन है, जब भी ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया, जैसे आपकी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तो ग्लूकोज को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो साइटोप्लाज्म में ये सबसे पहले पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरोवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज से एनर्जी तक पहुंचने के लिए 3 टाइप्स के काम होते हैं। ये जो 3 तरीका है ग्लूकोज से एनर्जी तक पहुंचने का, 3 तरीका। सबसे पहला तरीका है
और ये दूसरा तरीका, ये वाला का हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तरीका हो जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये होता है हमारा ईस्ट में। जब भी ग्लूकोज को या पायरोवेट को हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, तो इसके 3 प्रोसेस हैं, 3 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का यूज़ किए हुए एनर्जी में कन्वर्ट होता है पायरोवेट। ये होता है ईस्ट के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ईस्ट के केस में पायरोवेट बिना ऑक्सीजन के हेल्प से एनर्जी में कन्वर्ट होता है और प्रोड्यूस करते हैं बाई प्रोडक्ट इथानॉल, एक प्रकार के अल्कोहल है, इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ एनर्जी तो रिलीज होना ही है, क्योंकि हर केस में एनर्जी हमारा मकसद है रिलीज करना। तो पहला तरीका तो हो गया ये कि बिना ऑक्सीजन का यूज़ किए एनर्जी निकल गया और बाई प्रोडक्ट निकला इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा तरीका हो जाता है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक दूसरा तरीका हो जाता है पायरोवेट से एनर्जी विथड्रॉ करने का, वो हो जाता है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये होता कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक पावर हाउस ऑफ द सेल हम कह सकते हैं, या किचन ऑफ द सेल कह सकते हैं। जो एनर्जी प्रोवाइड होता है, पावर प्रोवाइड होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है। अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, जैसे ये आपकी हो गए क्या न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये मान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ जो फ्लूइड होता है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसी के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद रहते हैं, इसी के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके, और किचन ऑफ द सेल। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जो पायरोवेट को कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये हमारे बॉडी में होते हैं। लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब पायरोवेट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो कौन सा केस में होता है, ईस्ट में होते हैं। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आने वाले सवाल हैं, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का केस में, जब वो पायरोवेट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है। ये हमारा केस में ऐसे होता है। और एक तरीका होता है पायरोवेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का, थर्ड तरीका जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये होता है हमारे मसल्स में, और ये जब लैक ऑफ ऑक्सीजन, हम इतना काम करते हैं, इतना काम कर लेते हैं कि जब हमारा ऑक्सीजन का मात्रा ज़रूरत ज़्यादा होता है, लेकिन बॉडी में ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाता है। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की जब कमी होने लगती है, तो हमारे क्या होते हैं, जो मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं, ठीक है, क्रैम्प हो जाते हैं। क्यों क्रैम्प हो जाते हैं, तो ऐसे केस में एनर्जी तो बॉडी को चाहिए ही। जब ज़्यादा हम एक्स्ट्रा लेबर कर लिए, एक्स्ट्रा वर्क कर दिए, तो एनर्जी तो हमें चाहिए ही, एनर्जी तो रिलीज हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड भी बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। तो लैक्टिक एसिड जो होता है वही हमारे मसल्स में जब जमा हो जाते हैं, तो हमारे मसल्स क्रैम्प कर जाते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा, जैसे एक मैंने रनर का नाम मान लो लेता हूँ, एक उसेन बोल्ट एक रनर है, जो कि ओलंपिक में बहुत सारे गोल्ड मेडल लाए हैं, ठीक है, एथलीट है। तो इस तरह से जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगता है, और जितना ऑक्सीजन बॉडी को रिक्वायरमेंट जितना होता है उतना मिलता नहीं है, जिसके वजह से वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में ही हमें ऑन एनर्जी रिलीज करने का, एनर्जी यूज़ करने के लिए वहाँ पर काम होता है। तो उस वक्त लैक्टिक एसिड एक एसिड है जो फॉर्म होता है, जिसके वजह से हमारे मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेन कुल मिला के बात अगर किया जाए, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पहले पायरोवेट में, और पायरोवेट को से एनर्जी निकालने का 3 तरीका है। एक तो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारी बातें हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया क्या गया है, क्योंकि बुक को पढ़ना जरूरी है। तो जो मैंने बातें बताए वही बात यहाँ पर लिखा हुआ, उसको अब हम डिटेल में समझते हैं। पहले मैंने आपको चार्ट को समझा दिया, उसके बाद हम बुक समझेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। मैंने बताया था लास्ट सेक्शन में हमने ऑर्गेनिज्म के जो न्यूट्रिशन प्रोसेस को डिस्कस किया था, जहाँ पर मैंने बताया था प्रोटीन कन्वर्ट हो गया एमिनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये सब हमने पढ़ा था। तो द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन
इज यूज इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो वहाँ से जो एनर्जी निकला वेरियस लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए जितने भी प्रोसेस है उसके लिए हमको जरूरत पड़ता है एनर्जी। जब हम क्या एनर्जी को लेते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम वेरियस एक्टिविटी में लगाते हैं। सो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, देखिए डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मतलब ये जो अर्थ है यहाँ पर बहुत वैरायटी का ऑर्गेनिजम्स है, तो इसे हम डाइवर्स ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन द डिफरेंट वे। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर सम यूज ऑक्सीजन, तो जितने भी डाइवर्स एनिमल्स हैं सबके अलग अलग तरीका होता है, डिफरेंट पाथ्स होता है आपकी एनर्जी डिराइव करने का ग्लूकोज से। देखो ग्लूकोज से डिराइव करने का अलग अलग पाथ होता है एनर्जी निकालने का, ठीक है। तो कोई कोई क्या करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होते हैं, कोई कोई होते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में होते हैं, ठीक है, कोई प्रोसेस। सो इन दिस केसेस द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज। सबसे पहला काम जो होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। अब ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, मैंने आपको अभी बताया था जब चार्ट में मैं समझा रहा था। तो ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड द पायरोवेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरोवेट में, जो कि 3 क्या कार्बन मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल से। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था ये कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। फर्दर द पायरोवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये जो पायरोवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इथानॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, देखिए ये सबसे पहला तरीका में जब हो रहा था, तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं। ये देखिए आपकी पायरोवेट कन्वर्ट होकर क्या होता है इथानॉल में और यह कार्बन डाइऑक्साइड में। यही बात तो पता है क्या है, ये आपका कन्वर्ट होता है, ठीक है, किसमें, इथानॉल में और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये आपकी इथानॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट। मैंने बताया यहाँ पर ये कहाँ पर होता है, ईस्ट में होता है, और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्मेंटेशन, ठीक है। द कन्वर्सन ऑफ पायरोवेट इनटू आपकी क्या जो अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल का मतलब यहाँ पर इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन केस ऑफ ईस्ट दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो काम होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशंस। ओके, क्या होते हैं ये एनएरोबिक रेस्पिरेशंस, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये काम हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारा जो माइट्रोकॉन्ड्रिया है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का प्रेजेंस में काम होता है और ईस्ट में ऑक्सीजन का एब्सेंस में काम होता है। सो दिस प्रोसेस ब्रेक ऑफ द 3 कार्बन पायरोवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। तो इसमें जो अदर प्रोडक्ट एनर्जी के साथ जो चीज़ निकलती है, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट होकर 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं और वाटर निकलती है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ क्या हमारे ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हो जाती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड द रेस्पिरेशन व्हिच इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, और जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन माइट्रोकॉन्ड्रिया में और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होते हैं। And the release energy in this aerobic process is a lot greater than in the aerobic respiration. Sometimes when there is a lack of oxygen or muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, and which is a long 3 carbon molecule, and this build up the
lactic acid in our muscles during the sudden activity, okay, that is causes cramps। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होते हैं उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंट में होते हैं उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशंस कहते हैं। और इसके अलावा कभी कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन जब बॉडी में हो जाते हैं तब भी एक रेस्पिरेशन चलता है, और यहाँ पर क्या होते हैं, जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होते हैं एनर्जी फॉर्म होने के साथ साथ, जिसके वजह से लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाने की वजह से मसल्स में डिपॉजिट होते हैं और क्रैम्प मसल क्रैम्प्स होते हैं, जो कि स्पोर्ट्समैन या जो हैवी लेबर करने वालों का होता है। तो ये सब चीज़ हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये चार्ट को तो मैंने समझा ही दिया था। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, द एनर्जी रिलीज, यहाँ पर देखिए, यहाँ से द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसिस ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी व्हिच इज यूज फॉर फ्यूल ऑल ओवर एक्टिविटी इन द सेल। और जैसे ही एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज कन्वर्ट होकर पायरोवेट में, पायरोवेट से फिर एनर्जी जब आता है तो वो हमारे सेल तक पहुँचाया जाता है और उसे कन्वर्ट किया जाता है एटीपी मॉलिक्यूल्स में। कहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स में, व्हिच इज यूज इन द फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल में जितने सारे काम होते हैं, जितने एक्टिविटीज़ होते हैं, सभी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कौन? एटीपी। अच्छा, एटीपी जो है ये क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। एटीपी इज ब्रोकन डाउन giving rise to the fixed amount of energy which can be derived the endothermic reaction takes place in the cell। अच्छा, एंडोथर्मिक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट आपकी ऑब्जर्व हो जाते हैं और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो जाते हैं। तो रेस्पिरेशन के वक्त भी थोड़ा सा हीट हमारा बॉडी, जैसे कि आप पता कर सकते हो, जब जो कोई बॉडी लाइव है, लिविंग है, तो उसका बॉडी थोड़ा हीट रहता है क्योंकि रेस्पिरेशंस होते रहते हैं और थोड़ा सा हीट भी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर रेस्पिरेशंस होता नहीं है, जिसके वजह से वो क्या होता है, हीट बॉडी जो रेस्पिरेशन होते नहीं है तो वहाँ पर बॉडी में वो बॉडी कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब रेस्पिरेशन में थोड़ा हीट भी प्रोड्यूस होता है तो ये हो जाता है हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। एटीपी से फिर हम जो सेल में जितने भी काम होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, एटीपी से हमें मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए दिया गया है ये आपकी मोर टू नो जो है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बताया गया है, इसे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, तो ये क्या है? एटीपी। यहाँ से समझते हैं, ये जो एटीपी है, एटीपी एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में बताया गया है। तो एटीपी इज आपकी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेलुलर प्रोसेस। सेल को एनर्जी मिलती है एटीपी से, जिसके वजह से एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सिंगल मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। विच इज नोन एज द एनर्जी करेंसी फॉर द सेल और इन सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज एटीपी। ओके, अब आगे देखते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक द एटीपी। तो जो एनर्जी हमारा अभी रिलीज हुआ था ग्लूकोज से, वो हो जाता है एटीपी में कन्वर्ट। ठीक है, फिर एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये पहले एडीपी है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, उसमें फिर एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है और बन जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी एनर्जी करेंसी है। ठीक है, इस बारे में बताया गया है। और थोड़ी चीज़ें देखिए, ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थिंग टू नो, मोर टू नो, बट आपको जानना जरूरी है। और यहाँ पर देखिए 1 एटीपी मॉलिक्यूल्स में, आपकी 1 एटीपी मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी मिलती है हमें, वो हो जाती है 30.5 किलो जूल। एक एटीपी मॉलिक्यूल 30.5 किलो जूल एनर्जी आपको देता है। तो इस बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम, यहाँ से नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, ये वाली बात। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, क्योंकि एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीजन। एंड यहाँ पर देखो, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू
एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। तो एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी डिराइव करते हैं, वहाँ पर सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होना लाजमी है, जरूरी है। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू द स्टोमाटा। आपको एक बात बताऊं, जो प्लांट है, प्लांट में भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स हैं, और वहाँ पर भी आपकी रेस्पिरेशंस होती है। तो वहाँ पर रेस्पिरेशन जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आपकी प्लांट की स्टोमाटा है वो लंग्स के जैसा काम करते हैं, उनकी जो नाक में कह सकता हूँ, ठीक है। प्लांट की जो गैसेस एक्सचेंज होती है उसके लिए स्टोमाटा हेल्प करता है। एंड ए लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। अच्छा ये देखिए, इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, दो सेल के अंदर का जो स्पेस है उसी को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ओके, तो ये जो है इंटरसेलुलर स्पेस लीफ में जो स्टोमाटा के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और वो इंश्योर करता है दैट सेल्स आर क्या इन कंटैक्ट विद द एयर, और ज़्यादा मात्रा में एयर से कंटैक्ट में रहते हैं और वहाँ से वो गैसियस एक्सचेंज को कर पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन हियर। और यहाँ पर आपको बताया था मैं, डिफ्यूजन क्या है, द गैसियस एक्सचेंज जो होता है उसे डिफ्यूजन कहते हैं, और जो फ्लूइड एक्सचेंज होता है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। कैसे होता है थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ पर दो चीज़ें होती है वहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कंसंट्रेशन एक वर्ड होता है बच्चों, ठीक है, कंसंट्रेशन एक वर्ड होता है। उसका मतलब क्या होता है, देखिए कि यहाँ पर आपका हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो, हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैस हो, कुछ भी हो, और यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है। तो जब भी गैसियस एक्सचेंज या लिक्विड का या फ्लूइड का एक्सचेंज होता है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ये एक हमारा मेन क्या फंडा है या रूल है। तो इसी बात को हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, जो गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू होता है, किसमें, प्लांट्स में। मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और यहाँ पर आपके जो लीफ में है स्टोमाटा के पास, वहाँ पर जो है लीफ में कम है। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कम की तरफ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर दे कैन गो इनटू, यहाँ पर देखिए, सेल और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। तो इसमें बताया गया है कि मान लीजिए यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एयर है और यहाँ पर आपकी स्टोमाटा है, ये एयर है। तो एयर से स्टोमाटा की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या जा रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, और यहाँ से रिलीज क्या हो रहा, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है इन या आउट हो रहा है, देखिए यहाँ पर, हाँ, एवे इन जाना या एवे जाना, ये किसके वजह से हो रहा, हमारा डिफ्यूजन की वजह से हो रहा। क्लियर है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो जो डिफ्यूजन होता है, कितने मात्रा में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, कितने मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होगी, ये जो डिफ्यूजन के प्रोसेस में ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन, सबसे पहली बात, और दूसरी बात डिपेंड करता है द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। प्लांट को क्या रिक्वायरमेंट है, कितना अमाउंट का गैस रिक्वायरमेंट है, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे हैं, एनवायरमेंट में कितने अमाउंट में गैसेस हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। तो जैसे एट नाइट, रात के वक्त क्या होता है, ये हम प्लांट्स के बारे, प्लांट की रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम एनिमल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन मतलब कि लिविंग बॉडी का रेस्पिरेशन, तो प्लांट की रेस्पिरेशन भी हम पढ़ेंगे और एनिमल की भी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अभी हम प्लांट की रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। उसके बाद हम एनिमल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस ऑकर, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, ठीक है। तो देखिए, रात के वक्त अच्छे से समझिए, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। रात के वक्त क्या होता है, एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटो मतलब लाइट, तो रात के वक्त तो लाइट नहीं मिलती है, सन की रोशनी नहीं होती है, तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं होता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस तो हो रहा, रेस्पिरेशन तो हो रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होते हैं।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलिमिनेशन ऑफ मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन वहाँ पर होता है, इसलिए बोला जाता है कि रात में पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है जो रिलीज होता है, लेकिन जनरली होना चाहिए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज। लेकिन रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। ड्यूरिंग द डे टाइम, उसी का अगर हम उल्टा बात करें, ड्यूरिंग द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब भी रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाई प्रोडक्ट बन के निकलता है, लेकिन इट इज़ यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस, और दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस भी होता है। अच्छे से समझिए बच्चों, देखिए रात के वक्त जब प्लांट फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता लेकिन रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हुआ लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट बन के एयर में चला जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस में, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज प्लांट करते हैं। लेकिन दिन के वक्त जब रेस्पिरेशन होता है तो बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है, लेकिन उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट यूज कर लेता है, और उसके वजह से क्या होता है, हैंड्स देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, तो डे के टाइम में हम सेफली पेड़ के नीचे रह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके बदले इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट डे टाइम, तो डे टाइम में ऑक्सीजन जो रिलीज होता है ये एक मेजर इवेंट हो जाता है, और रात के वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो मेजर इवेंट होता है, लेकिन डे के वक्त प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज करता है वो मेजर इवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वी शुड प्लांट एज मच एज पॉसिबल, प्लांट जितना ज़्यादा हम लगाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, ऑक्सीजन का मात्रा हमारे एयर में ज़्यादा होगा और हम सेफली ब्रीथ कर पाएंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, एनिमल्स की केसेस में, ठीक है, ये हम देखते हैं। अभी हम लोग प्लांट की रेस्पिरेशन पढ़े, अब हम एनिमल्स की देखेंगे। एनिमल्स हैव एवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रीड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो देखिए एनिमल केसेस में क्या होते हैं, इनके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो एनिमल्स होते हैं बहुत बड़ा ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो उनके लिए डिफरेंट ऑर्गन्स काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, बहुत प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग परफॉर्म करते हैं काम अपना। तो एनिमल दैट हैव एवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेने के लिए जो एनिमल्स होते हैं डायरेक्ट ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेते हैं, एयर से लेते हैं, तो इनके वजह से उनका जो ऑर्गन्स होता है स्पेशल ऑर्गन्स होता है जो कि गैसियस एक्शंस को करते हैं, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन के लेने का काम को करते हैं। और उसके बाद एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये काम होता है रेस्पिरेशंस में। तो जब पहला बात हम करेंगे तो ये करेंगे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल की पहले बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब होता है लैंड एनिमल, जो द एनिमल व्हिच लिव ऑन लैंड दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर, डायरेक्ट एटमोस्फियर से ऑक्सीजन को हम ब्रीथ कर पाते हैं, जो टेरेस्ट्रियल, हम भी एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है। बट द एनिमल दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो जो हमारे एक्वाटिक एनिमल हैं वो डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होकर रहता है वाटर में, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है, तो इसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को एक्वाटिक एनिमल ब्रीथ करते हैं। लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एयर से डायरेक्टली ब्रीथ करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी और बताया गया है, ये एक्टिविटी एक बताया गया है, इसे आप नॉलेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए, ऑब्जर्व फिश इन एक्वेरियम, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड गिल्स स्लिट, ठीक है, behind the eyes also open and close, so are the timing of the opening of the closing mouth and gills slit coordinate in some manners, so count the number of times of fish opens and closes its mouth in the minute and compare this to the number of times you breathe in। तो यहाँ पर देखिए you breathe in and out in the in a minute। तो यहाँ पर कुल मिला के बात अगर हम करें तो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होके है उसी से उनको ऑक्सीजन मिलता है, पर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनको
एयर से ऑक्सीजन मिलता है। आपको पता है एयर में हमारा जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो 21% है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, 21% इज क्या सफिशियंट टू टेक द डायरेक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड विच इज effective in terrestrial animal, but in case of aquatic animal it is too difficult to take the oxygen through एयर, डायरेक्ट एयर, क्योंकि उनके पास ऐसे लंग्स नहीं होते हैं। और एक्वाटिक एनिमल जैसे कि फिश हो गए उनके पास गिल्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ बात बताया गया, जैसे कि जो वाटर है आपकी, वाटर सपोज आपकी 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर वाटर में आपका 1 लीटर वाटर में क्या, जैसे कि 5 ml ऑक्सीजन होते हैं, सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन होते हैं। 1 लीटर वाटर में 5 ml ऑक्सीजन होते हैं, तो ये एयर की ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली बहुत कम है, जिसके वजह से फिश को बार बार सांस लेना पड़ता है। वही बात को यहाँ पर बताया गया कि काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स फिश ओपन एंड क्लोजेस इट्स माउथ एंड नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन। मतलब हम जैसे अगर बात करें एग्जैक्टली, तो एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम 1 मिनट में लगभग 12 to 20 टाइम्स ब्रीथ करते हैं, 12 to 20 टाइम्स ब्रीथ करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल, क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा काफ़ी होता है एयर में। लेकिन वहीं अगर बात करें फिश की या एक्वाटिक एनिमल की, तो उनको जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो 12 to 20 के बीच होता है, लेकिन जो फिश की ब्रीदिंग रेट है वो 90 से 100 टाइम्स होता है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ टाइम्स फिश ब्रीथ एंड नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ। तो हम जो है 12 से 20 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं, और जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं 90 से 100 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन का मात्रा थोड़ा कम होता है, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को वहाँ से लेते हैं, और 1 ml में ऑलमोस्ट 5 ml ऑक्सीजन होता है, जो कि काफ़ी कम होता है, इसलिए उनको बार बार सांस लेना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया ये एक्टिविटी। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए इसी बात को समझाया गया। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द आपकी क्या in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than seen in terrestrial organism। मैंने अभी बताया कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में वो बहुत कम होता है, फेयरली लो होता है एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, जिसके वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वाटिक एनिमल्स का जो होते हैं वो फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया, फिश एक एक्वाटिक एनिमल है, तो फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोर्स इट पास द गिल वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन ऑफ बाय द ब्लड। तो यहाँ पर क्या होता है, फिश जो होते हैं कैसे ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन उनका क्या होता है, वो माउथ से वाटर को तो लेते हैं लेकिन पास कराते हैं वो गिल्स के थ्रू से। जब गिल के थ्रू से पास होता है वहीं पर ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो जाता है, और रेस्ट ऑक्सीजन ऑब्जर्व होकर वो ब्लड में फ्लो हो जाता है, और बाकी जो है बाहर चले जाता है, ठीक है, माउथ के सहारे से। उसी का अगर दूसरा बात करें तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के केस में, यहाँ पर मैंने बताया था, ये एक्सप्लेन ऑलरेडी मैंने कर दिया है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल यूज द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर फॉर रेस्पिरेशन एंड दिस ऑक्सीजन अब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनका ऑक्सीजन लेने का तरीका एटमॉस्फेयर से जो लेने का जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लगभग 20,000 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल हैं। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि उनके जो ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग होते हैं, ब्रीदिंग ऑर्गन्स। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, और सब ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ता है जब वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, which is in contact with the oxygen rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has takes place across this surface is very fine and delicate। ठीक है, तो जो ऑर्गन्स हमारा है, हमारे केस में हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो ऑर्गन है वो लंग्स है, तो लंग्स बहुत डेलिकेट है, वहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज
हो रहा है वो बहुत डेलिकेट ऑर्गन के माध्यम से हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है. सो दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी. तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है इसके वजह से भी हमारा प्रॉब्लम हो सकते हैं. अगर ओपन एयर के साथ जो सरफेस के साथ डायरेक्टली, जैसे यूनिसेलुलर में होता है, अगर ओपन सरफेस के साथ डायरेक्टली गैसियस एक्सचेंज हो तो हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, हमारे जैसे लंग्स हैं, उसको डैमेज हो सकता है. इसीलिए अक्सर ये जो पार्ट बॉडी के अंदर रहते हैं. कहाँ रहते हैं? बॉडी के अंदर रहते हैं. यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखते हैं. यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी. तो हमारा लंग्स कहाँ पर है? बॉडी के अंदर है, ताकि यह डैमेज ना हो गैसियस एक्सचेंज के वक्त. So there have to be passes that will take air to the area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out this area where the oxygen is absorbed. तो यहाँ पर देखिए लंग्स में, आपको लंग्स में ऑक्सीजन, हमारा तो बॉडी के अंदर लंग्स है क्योंकि वो बहुत डेलिकेट है, उसे एयर की जो फ्रिक्शन से बचाना है. गैसियस एक्सचेंज होते वक्त डैमेज हो सकते हैं, तो हम इनसाइड द बॉडी हमारे लंग्स होते हैं. ठीक है, लेकिन लंग्स तक पहुंचाने के लिए भी कुछ ऑर्गन्स चाहिए. ठीक है, एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि एयर को फिल्टर करके लंग्स तक पहुंचाए. एयर को फिल्टर करके लंग्स तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि लंग्स हमारे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को एयर से नहीं ले पाएगा. ठीक है, और हम इसके लिए क्या, हमारा नोज़ जो है, नोज़ से हम एयर को इनहेल करते हैं. बहुत सारे बच्चे छोटे क्लास में गलतफहमी होता है कि वी ब्रीथ थ्रू नोज़. नो, वी टेक एयर थ्रू नोज़ बट वी ब्रीथ थ्रू लंग्स. ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. तो आगे देखते हैं. देखिए यहाँ पर अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम ह्यूमन बीइंग की पढ़ रहे हैं, हम प्लांट्स की पढ़ चुके हैं, अब हम ह्यूमन बीइंग की पढ़ रहे हैं. तो इन ह्यूमन बीइंग ये फिगर के माध्यम से समझाया गया, मैं बताऊँगा आपको. एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल. ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, एयर को मैंने आपको बताया कि जो हमारे लंग्स हैं वो बॉडी के अंदर प्लेस्ड है, तो डायरेक्ट गैसियस एक्सचेंज तो वो नहीं कर पाएंगे. तो वहाँ पर आपको गैस कौन पहुँचाएगा, ऑक्सीजन कौन पहुँचाएगा? तो नोस्ट्रिल के थ्रू से हम एयर को लेंगे. अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया. द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द हेयर दैट लाइन द पासेस. अच्छा, जो नाक से हम ले रहे हैं ऑक्सीजन को, वहाँ पर हमारे नाक में छोटे छोटे क्या हेयर होते हैं, वो फिल्टर कर लेते हैं ऑक्सीजन, जो एयर को अंदर डालते वक्त. ठीक है, नोस्ट्रिल से हम एयर ले रहे हैं, तो एयर को पहले ही नोज़ में जो स्मॉल एयर हमारे जो हेयर होते हैं वो फिल्टर करके भेजते हैं अंदर, फिल्टर करके. फिर द पैसेज इज आल्सो लाइंड विद द mucus or mucus which help in this process. ठीक है, from here the air is passes through the throat and into the lungs. तो देखिए सबसे पहले एयर नोस्ट्रिल से आया. नोस्ट्रिल के अंदर हमारा जो स्मॉल हेयर होता वो सबसे पहले फिल्टर किया एयर को. उसके बाद वहाँ पर जो होते हैं क्या, म्यूकस जो लिक्विड टाइप का मटेरियल्स होता है नाक के अंदर, वो क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको वो स्टिक कर लेते हैं. ठीक है, वो पेस्ट टाइप का एक चीज़ होता है. आप अगर उंगली डालोगे आपके नाक में तो आपको पता चलेगा एक क्या आपके पेस्ट टाइप के जो गम टाइप के चीज़ होते हैं वो म्यूकस होते हैं. उनका काम क्या होता है, वो जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को वो स्टिक कर लेता है वहाँ पर, और वहीं पर फिल्टर हो जाता है, रोक देता है. और जो हेयर होते हैं वो भी कुछ फिल्टर करते हैं. उसके बाद वो थ्रोट में आते हैं. उसके बाद वो कहाँ पर आते हैं, थ्रोट में आते हैं. थ्रोट के बाद वो लंग्स में जाते हैं. तो इतना सारा माने क्या प्रिकॉशंस लिया जाता है आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स तक पहुंचाने में. इतने सारे फिल्टर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तभी जाके वो लंग्स में पहुंचते हैं प्योर आपकी जो ऑक्सीजन है. उसके बाद आगे बात करते हैं. देखिए यहाँ पर देखिए रिंग ऑफ कार्टिलेज आर, यहाँ पर देखिए फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स. रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, सो दिस एंश्योर दैट द एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या होता है देखिए, जो एयर हमारे थ्रोट से पास होता है, तो थ्रोट जो होता है कार्टिलेज से बना होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज. तो कार्टिलेज का मतलब क्या हो जाता है, जैसे आप कान की हड्डी है,
नाक की हड्डी है, तो ये कार्टिलेज है, तो इसे हम हड्डी भी नहीं कर सकते हैं, बोन भी नहीं कर सकते हैं और फ्लेश भी नहीं कर सकते हैं, बीच का हिस्सा, ठीक है। तो ये क्या होता है, उतना सॉफ्ट भी नहीं होता और उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता। तो आपके जो ईयर बोन्स जैसे लग रहे हैं, ईयर में जो है वो कार्टिलेज से बना होता है। तो थ्रोट भी कार्टिलेज रिंग से बना होता है। क्यों ऐसा बना होता है, जब एयर उसके थ्रू पास करेगा तो वो वहाँ पर कोलाप्स ना हो जाए, दब ना जाए। जिस तरह से आप पाइप से जब पानी आपकी फ्लो होते हैं तो कभी कभी देखिएगा पाइप दोनों चिपक जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा करना पड़ता है और पाइप फट सकता है। तो यही काम हमारा थ्रोट में भी हो सकता है। तो थ्रोट में एयर कोलाप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए वो पाइप, जिसके वजह से वो कार्टिलेज का बना होता है, दैट एंश्योर द पासेज ऑफ ऑक्सीजन डू नॉट कोलाप्स। ठीक है, ये बात हो गई। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताया गया ये वाला, मोर टू नो। देखिए यूजिंग द टोबाको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट, ये बताया गया, आपको प्रिकॉशन दिया गया, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ बोला जाता है ना, तो ये चीज़ का बताया गया है यहाँ पर। इस बारे में थोड़ा नॉलेज आप ले लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक में है आपको देखना जरूरी है। अब आइए यहाँ पर डायग्राम में, इसके माध्यम से अब हमें पूरा समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके, सबसे पहला चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए, ये जो है हमारा एयर यहाँ से आया, कहाँ से आया, नासल कैविटी से। अच्छा इसे थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, ताकि आपको डायग्नोसिस करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये आपकी यहाँ से एयर नासल कैविटी से इन किया, इन करते वक्त यहाँ पर देखिए ये आपकी थ्रोट है, थ्रोट्स के बाद यहाँ से आपकी लंग्स में आ रहे हैं और यहाँ पर दो पार्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, ये दो पार्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ को भी हम पढ़ेंगे, तो एक एक करके देखते हैं हम। देखिए ये नासल पासेस है जो कि हमारा लंग्स है यहाँ पर, और ये प्रोटेक्ट क्या है, किसने, रिब केज प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो रिब केज जो है या जो हमारे लंग्स है, ये डायरेक्टली एयर को तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये बॉडी के अंदर प्लेस्ड है, तो उसे एयर पहुँचाने के लिए हमारे एक ओपनिंग होना चाहिए जो कि नासल कैविटी है, यहाँ से एयर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये पास हुआ, देखिए यहाँ पर थ्रोट, उसके बाद ये वाले जो पार्ट है ये हमें बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। और ये बना होता है किससे, कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज मतलब रिंग ऑफ कार्टिलेज, इस तरह का बना हुआ ना, देखिए इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, ताकि ये चिपके नहीं आपस में जब एयर पास करें। और यहाँ पर क्या है, ये वाला माउथ कैविटी है, क्या है, माउथ कैविटी है। उसके बाद क्या है, ये आपकी देखिए माउथ कैविटी, उसके बाद ये आपकी फेनक्स और ये लिनक्स, यहाँ पर बताया गया ये सब चीज़ है आपके, ये थ्रोट से ऊपर ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये रिंग ऑफ कार्टिलेज, देखिए ट्रैकिया यहाँ पर रिंग ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ है। उसके बाद नीचे जब आता है तो ये दो पार्ट में बट जाता है, दो पार्ट में बट जाता है लंग्स में एंटर करने के बाद। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई क्या होता है, स्मॉल पार्ट्स में अगेन और छोटे छोटे पार्ट्स में बदल जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, विद इन द लंग्स द पासेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर लाइक द स्ट्रक्चर व्हिच आर कॉल्ड द alveoli। यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिए बच्चों, ये देखिए विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जाते वक्त जो हमारा थ्रोट है, थ्रोट से हमने ऑक्सीजन को लिया है, कार्टिलेज है एक रिंग कार्टिलेज से बना हुआ, उसके बाद वो लंग्स में जाते वक्त दो भाग हो जाता है, वो हमारे थ्रोट जो पाइप होते हैं क्या होते हैं, द पासेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर। बाद में वो फिर बैलून लाइक स्ट्रक्चर में और आगे डिवाइड होते हैं, व्हिच आर कॉल्ड द alveoli। आगे इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा। alveoli और इसके जो सिंगुलर होते हैं alveolus, जो alveoli के जो सिंगुलर हैं alveolus, और alveoli जो है प्लूरल है, मतलब बहुत सारे alveoli होते हैं। द alveoli provide a surface where the exchange of gases takes place and the wall of the alveoli contain an extensive network of blood vessels। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश करते हैं हम, ये डायग्राम से मैंने आपको जो बताया था वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। देखिए ये नासल कैविटी से एयर हमारा अंदर आ गए, उसके बाद ये ट्राकिया होते होते, ट्राकिया से होते होते अंदर आए और दो भाग में यहाँ पर बट गए। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्या,
ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, और डबल हो जाता है तो ये देखिए ब्रोंकाई हो गया। इसके बाद ये यहाँ से फिर से अगेन ऐसे ऐसे पार्ट हो जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और ये एंड कहाँ पर होता है, ब्रोंक्यूल्स, देखिए ब्रोंक्यूल्स लास्ट में यहाँ पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ब्रोंक्यूल से फिर यहाँ पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, वो हो जाते हैं हमारी क्या माने, और आगे वहाँ पर क्लोज होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर में क्लोज होते हैं। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, देखिए इसी चीज़ को जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। ये जो यहाँ से दो ट्रैकिया आपकी ब्रोंक्यूल्स आए, ये फिर अगेन डिवाइड हो जाते हैं कुछ पार्ट्स में, और यहाँ पर एंड होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर में। इसी चीज़ को यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। देखिए ये हमारे ब्रोंक्यूल्स हो गए जो दो पार्ट में होकर इधर से आए थे, और ये अगेन छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होकर के एंड कहाँ पर, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं अल्वियोली, ठीक है। अल्वियोली जो है प्लूरल है और अल्वियोलस जो है इसका सिंगुलर है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से समझिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर में एंड अल्टीमेटली यहाँ पर एंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ से जो ट्रैकिया निकल के आया और यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स हुए, उसके बाद ये यहाँ पर अल्वियोली में एंड हो गए, मतलब यहाँ पर से आने के बाद दो भाग हो गए, ये फिर एक एक अलग अलग छोटे छोटे पार्ट हो गए, ये छोटे छोटे पार्ट यहाँ पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर में एंड हो जाते हैं। क्लियर, इससे काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्यों होता है, हाँ, हमारे ह्यूमन बीइंग में तो अल्वियोली जो होता है, वो जो छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं सरफेस एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया वेयर द गैसियस एक्सचेंज कैन टेक्स प्लेस, जहाँ पर आसानी से हमारा लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस हो सके, एरिया ज़्यादा हो जाता है ये अल्वियोली की वजह से। द वॉल ऑफ द अल्वियोली कंटेंट द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, और अल्वियोली में ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, रीच विथ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल मतलब जो नस होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो होते हैं, तो बहुत सारा अल्वियोली में ब्लड वेसल्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, एज वी हैव सीन इन द अर्लियर ईयर्स, हाँ क्या, when we breathe in we lift our ribs and flatten our diaphragm and the chest cavity becomes the larger as a result। तो ये तो आपको कॉमन पता ही होगा, छोटे क्लास में आप पढ़ते आते हो अर्लियर ईयर्स में, कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा थोड़ा जो चेस्ट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और डायफ्राग्राम जो है थोड़ा चौड़ा हो जाता है, ठीक है, लार्जर एरिया प्रोवाइड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को हम ले पाएँ। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड दिस फिल्स द एक्सपांडेड अल्वियोली। तो जो एक्सपांड हो जाता है अल्वियोली, जो बड़ा हो जाते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो अल्वियोली भी फुल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो ले पाता है। द ब्लड बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड, द ब्लड brings carbon dioxide from the rest of the body for the release into the alveoli। और जो बॉडी के यूज्ड जो हमारे ऑक्सीजन हो गए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट निकला है, उसको जो अल्वियोली क्या करता है, अल्वियोली तक पहुंचाया जाता है। द ब्लड ब्रिंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को लेके आता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए अल्वियोली से ही एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर गैस एक्सचेंज जो हो रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। बहुत सारे बोलते हैं कि नाक से हो रहा, नाक से नहीं, नाक से हमारे थ्रोट में गए, थ्रोट से फिर विंड पाइप में गए, फिर ट्राकिया में गए, ट्राकिया फिर ब्रोंक्यूल्स में गए, ब्रोंक्यूल्स के बाद में अल्वियोली में आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्वियोली तक पहुंचाता है ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने के लिए और ऑक्सीजन को, दैट ऑक्सीजन इन द alveoli air is taken off by the blood to the क्या alveolar blood vessels to be transported to all cells of the body। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है, ये चीज़ को समझिए। alveolar blood क्या होता है, alveolar blood मतलब alveoli में जो ब्लड होता है उसको alveolar blood बोलते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके अल्वियोल तक आता है, अल्वियोल्स क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को लेकर के फिर अदर जितने भी सेल्स हैं बॉडी के वहां तक पहुंचाता है ब्लड। कौन पहुंचाता है, ब्लड। मतलब कि ब्लड टेक्स द ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए,
ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल। अच्छा, ब्रीदिंग साइकिल तो ऐसा नहीं होता है कि एक बार हो गया और रुक गया, साइकिल मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ब्रीदिंग साइकिल, व्हेन द एयर इज टेकन इन एंड आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ क्या एयर, सो दैट देर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू अब्जॉर्ब। क्लियर है? यहाँ पर एक चीज़ का बात बताया गया, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम समझते हैं अच्छे से यहाँ पर। ओके, देखिए, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद यहाँ पर ये जो बात आ गई नेक्स्ट सेंटेंस में क्या हो जाता है, हमने पढ़ा था ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। यहाँ से देखते हैं, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, जब हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन को हम कार्बन एयर को लेते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो ये हमारा चलता रहता है, इसलिए हम ब्रीदिंग साइकिल बोलते हैं। व्हेन एयर इज टेकन इन, जब हम एयर लेते हैं और छोड़ते हैं तो लंग्स पूरी तरह से खाली नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। ये बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन व्हेन वी टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज नॉट दैट द लंग्स इज टोटली एम्प्टी। जब हम छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो पूरा टोटली एम्प्टी नहीं हो जाता है लंग्स हमारा, कुछ ना कुछ रेसिडुअल एयर उसमें रहता है। इसका क्या फायदा है देखिए, ठीक है, सो दैट देर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। तो लंग्स पूरी तरह से जब हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो पूरा खाली नहीं हो जाता है, या ऑक्सीजन जब भी लेते हैं तो पूरी तरह से खाली नहीं रहता है। वो हमारा जो लंग्स है उसमें रेसिडुअल एयर और हर वक्त थोड़ा ना थोड़ा रहते हैं, जिसके वजह से सफिशिएंट टाइम मिल जाता है ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब होने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज। लेकिन ये प्रोसेस जब हम टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो ऐसे एनिमल जिनका बॉडी साइज बहुत बड़ा है, लार्ज है, द डिफ्यूजन प्रेशर एलोन कैन नॉट टेक अप ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी हम बताए थे डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस दैट इज नोन एज द डिफ्यूजन एंड द फ्लूइड टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस दैट इज नोन एज द ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन अकेला, बहुत बड़े अगर ऑर्गेनिज्म है तो अकेला वो गैसियस एक्सचेंज को, ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं कर पाएगा ऑल बॉडी में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू यूज टिश्यूज व्हिच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बताया गया कि व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल इज लार्ज, जब बॉडी साइज एनिमल का बहुत बड़ा होगा तो सिर्फ डिफ्यूजन प्रेशर क्या ऑक्सीजन को डिलीवर करने में मदद नहीं कर पाएगा पूरी बॉडी में। तो यहाँ पर क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो काम में आता है, दैट टेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनटू द लंग्स। वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो एयर को लंग्स तक पहुँचाता है एंड हर टिश्यू तक पहुँचाता है व्हिच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। और जो टिश्यू जो है वो डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, माने ऑक्सीजन से उसको बहुत लगाव होता है बिफोर रिलीजिंग इट। इन ह्यूमन बीइंग, हमारे ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ह्यूमन बीइंग में क्या हो रहे हैं, यहां पर देखिए, इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन। तो हमारे जो डिफ्यूजन के प्रोसेस में ही सिर्फ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक बहुत बड़ा एनिमल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हेमोग्लोबिन, जो कि गैसियस एक्सचेंज को या हमारे ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है, व्हिच इज ए वेरी हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन। तो हेमोग्लोबिन को बहुत मतलब कह सकते हैं यहाँ पर एफिनिटी मतलब लगाव या प्यार। तो हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत प्यार है, तो ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन लेकर के बॉडी के चारों तरफ जाता है, जो कि हमारे ब्लड में होते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। दिस पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल। देखिए हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और आरबीसी में क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन होते हैं। वही हेमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को बॉडी के चारों तरफ पहुंचाते हैं। अच्छा समझ लीजिए, ये एक सोच लीजिए कि एक आपकी ट्यूब है या नस है, ठीक है, जहाँ पर कि वेन है जहाँ से ऑक्सीजन हमारे फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहे हैं, ब्लड में क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं,
WBC होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, प्लाटिलेट्स होते हैं। तो इसके अंदर जो RBC है उसी के अंदर हेमोग्लोबिन भी होता है। और हेमोग्लोबिन क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज को करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि बड़े एनिमल, बिग एनिमल्स में ऐसे होते हैं। आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड इज हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन द वाटर इन द ब्लड। और जो ऑक्सीजन होते, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं ऑक्सीजन की मात्रा में। तो ऑक्सीजन मूव कैसे किए, ऑक्सीजन हमारे रेड पिगमेंट जो हेमोग्लोबिन के वजह से बॉडी में मूव किए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व होगा ब्लड के साथ और वो अल्वेओली में पहुंचा के उसे बाहर रिलीज कर दिए। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो उसमें हेमोग्लोबिन का भी बहुत बड़ा रोल है। हेमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को लेकर के बॉडी के बाकी सेल तक पहुँचाते हैं, और जो डिजॉल्व ब्लड में डिजॉल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाता है बॉडी से बाहर। तो इस तरह से हमारा ये जो आज की जो रेस्पिरेशन टॉपिक था, रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके नीचे फिर थोड़े क्वेश्चन आंसर भी है, इसको आप देख लेना, छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर जो हैं इसी के रिलेटेड हैं, थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ और उसके बाद हम ट्रांसपिरेशन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए बताया गया है जिस तरह से कि व्हाट एडवांटेज ओवर द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या एडवांटेज होता है हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल को एक्वाटिक एनिमल के कंपेयर में जो गैसियस एक्सचेंज करने के लिए। तो क्या होता है, देखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो लैंड, जो हमारे लैंड में रहते हैं, और डायरेक्ट एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसे वो इनहेल कर पाते हैं और डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन ले पाते हैं। लेकिन एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं, जो कि ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये आपकी एडवांटेज हो सकता है जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के हैं। और एक दो पॉइंट आप लिख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, नंबर 2, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन व्हिच द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू द पायरोवेट। मैंने आपको जो डायग्राम बना के बताया था कि ग्लूकोज 3 टाइप्स के जो होते हैं पायरोवेट में तो कन्वर्ट होते हैं, पायरोवेट के बाद में 3 प्रोसेस में एनर्जी मिलता है। तो वो डायग्राम को आप पूरा ही बना करके एक्सप्लेन कर लेना, ईस्ट में कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होता है, और एक जो लैक ऑफ ऑक्सीजन जो क्रैम्प होता है वो वाला आप लिख लेना, ठीक है। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बॉडी। अभी हमने डिस्कस किया कि जो ऑक्सीजन होता है वो RBC के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है उसके वजह से ट्रांसफर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिजॉल्व होकर के ट्रांसफर होता है और रिलीज होता है। हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन द ह्यूमन बींग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो लंग्स होता है कैसा डिजाइन होता है बताए थे आपको, ब्रोंक्यूल होते हैं, ब्रोंक्यूल में ब्रोंक्यूलिस होते हैं, अल्वियोली होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और एरिया को मैक्सिमम कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को हम ले पाएँ और गैसियस एक्सचेंज हो पाएँ। तो ये बुक में सारा जो एक्सप्लेन किया था मैंने उस पैराग्राफ से आप इसे लिख लोगे। तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक था रेस्पिरेशन का पूरा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नई टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।